नमस्कार दोस्तों, अब हम श्वसन और गैसों का विनिमय पाठ का तीसरा भाग पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गैसों का परिवहन, जिसमें हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन का परिवहन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, श्वसन का नियमन, श्वसन के विकार। गैसों का परिवहन। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन का माध्यम रक्त होता है। लगभग 97% ऑक्सीजन का परिवहन रक्त में लाल रक्त कणिकाओं द्वारा होता है। शेष 3% ऑक्सीजन का प्लाज्मा द्वारा घुलीय अवस्था में होता है। लगभग 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन लाल रक्त कणिकाओं द्वारा है, जबकि 70% का बाइकार्बोनेट के रूप में अभिगमित होता है। लगभग 7% कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा द्वारा घुलीय अवस्था होता है। ऑक्सीजन का परिवहन। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं में स्थित एक लाल रंग का लौह युक्त वर्णक है। हीमोग्लोबिन के साथ उत्क्रमणीय ढंग से बंधकर ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन का गठन कर सकता है। प्रत्येक हीमोग्लोबिन अणु अधिकतम 4 ऑक्सीजन अणुओं के वहन कर सकता है। हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का बंधना प्राथमिक तौर पर ऑक्सीजन के आंशिक दाब से संबंधित है। कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब, हाइड्रोजन आयन सांद्रता और तापक्रम कुछ अन्य कारक है जो इस बंधन को बाधित कर सकते हैं। हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से प्रतिशत संतृप्ति को PO2 के सापेक्ष आलेखित करने पर सिग्माप वक्र यानी सिग्मॉइड कर्व प्राप्त होता है। इस वक्र को वियोजन वक्र यानी डिसोसिएशन कर्व कहते हैं, जो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन बंधन को प्रभावित करने वाले PCO2, H+ आयन सांद्रता आदि घटकों के अध्ययन में अत्यधिक सहायक होता है। कोशिकाओं में जहां उच्च PO2, निम्न PCO2, कम H+ सांद्रता और निम्न तापक्रम होता है, वहां ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने के लिए सभी घटक अनुकूल साबित होते हैं, जबकि ऊतकों में निम्न PO2, उच्च PCO2, उच्च H+ सांद्रता और उच्च तापक्रम की स्थितियां ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन का वियोजन के लिए अनुकूल होती हैं। इससे स्पष्ट है कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से फेफड़ों की सतह पर बंधता है और ऊतकों में वियोजित हो जाता है। प्रत्येक 100 मिलीलीटर ऑक्सीजनित रक्त सामान्य शरीर क्रियात्मक स्थितियों में ऊतकों को लगभग 5 मिलीलीटर ऑक्सीजन प्रदान करता है। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हीमोग्लोबिन द्वारा कार्बामिनो हीमोग्लोबिन लगभग 20 से 25% के रूप में वहन की जाती है। यह बंधनीयता कार्बन डाइऑक्साइड की आंशिक दाब से संबंधित होती है। PO2 इस बंधन को प्रभावित करने वाला एक मुख्य कारक है। ऊतकों में उच्च PCO2 और निम्न PO2 की अवस्था होने से हीमोग्लोबिन से CO2 का बंधन होता है, जबकि कुपिका में जहां PCO2 निम्न और PO2 उच्च होता है, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन से कार्बन डाइऑक्साइड का वियोजन होने लगता है, अर्थात ऊतकों में हीमोग्लोबिन से बंधित कार्बन डाइऑक्साइड कुपिका में मुक्त हो जाती है। एंजाइम कार्बनिक एनहाइड्रेज की सांद्रता लाल रक्त कणिकाओं में उच्च और प्लाज्मा में अल्प होती है। इस एंजाइम से निम्नलिखित प्रतिक्रिया दोनों दिशाओं में सुगम होती है। CO2 plus H2O कार्बनिक एनहाइड्रेज की मदद से H2CO3 बनाता है और फिर से कार्बनिक एनहाइड्रेज की मदद से HCO3- और H+ बनाता है। ऊतकों में उपचय के कारण PCO2 अधिक होने से CO2 रक्त में विसरित होती है और HCO3- और H+ बनाती है। कुपिका में PCO2 कम होने से प्रतिक्रिया की दिशा विपरीत हो जाती है, जिससे CO2 और H+ बनता है। इस तरह बाइकार्बोनेट के रूप में ऊतक स्तर पर ग्रहित और कुपिका एक परिवहित कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ पुनः कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में मुक्त हो जाती है। प्रति 100 मिलीलीटर डीऑक्सीजनित रक्त द्वारा कुपिका में लगभग CO2 की 4 मिलीलीटर मात्रा मुक्त होती है। श्वसन का नियमन। मानव में अपने शरीर के ऊतकों की मांग के अनुरूप श्वसन के लय को
संतुलित और स्थिर बनाए रखने की महत्वपूर्ण क्षमता है। यह नियमन तंत्रिका तंत्र द्वारा संपन्न होता है। मस्तिष्क के मेडुला क्षेत्र में एक विशिष्ट श्वसन लय केंद्र विद्यमान होता है, जो मुख्य रूप से श्वसन के नियमन के लिए उत्तरदायी होता है। मस्तिष्क के पोन्स क्षेत्र में एक अन्य केंद्र स्थित होता है, जिससे श्वास प्रभावी यानी न्यूरोटैक्सिक केंद्र कहते हैं, जो श्वसन लय केंद्र के कार्यों को संयंत्र कर सकता है। इस केंद्र के तंत्रिका संकेत अंतः श्वसन की अवधि को कम कर सकते हैं और इस प्रकार श्वसन दर यानी रेस्पिरेटरी रेट को परिवर्तित कर सकते हैं। लय केंद्र के पास रसो संवेदी यानी केमोसेंसिटिव केंद्र लय केंद्र के लिए अति संवेदी होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयनों के लिए अति संवेदी होता है। इन पदार्थों की वृद्धि से यह केंद्र सक्रिय होकर श्वसन प्रक्रिया में आवश्यक समायोजन करता है, जिससे ये पदार्थ निष्कासित किए जा सकते हैं। महाधमनी चाप यानी एओर्टिक आर्क और ग्रीवा धमनी यानी कैरोटिड आर्टरी से जुड़ी संवेदी संरचनाएं भी कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन सांद्रता के परिवर्तन को पहचान सकते हैं तथा उपचारात्मक कार्यवाही हेतु लय केंद्र को आवश्यक संकेत दे सकते हैं। श्वसन लय के नियमन में ऑक्सीजन की भूमिका बहुत ही महत्वहीन है। श्वसन के विकार दमा यानी अस्थमा, इसमें श्वसनी और श्वसनिकाओं की शोथ के कारण श्वासन के समय घरघराहट होती है तथा श्वास लेने में कठिनाई होती है। श्वसनी शोथ यानी ब्रोंकाइटिस, ये श्वसनी की शोथ है, जिससे विशेष लक्षण श्वसनी में सूजन तथा जलन होना है, जिससे लगातार खांसी होती है। वातस्फीति या एम्फीसीमा, ये चीरकालिक रोग है जिसमें कुपिका भित्ति क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिससे गैस विनिमय सतह घट जाती है। धूम्रपान इसके मुख्य कारकों में से एक है। व्यावसायिक श्वसन रोग यानी ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज, कुछ उद्योगों में विशेषकर जहां पत्थर की घिसाई, पिसाई या तोड़ने का कार्य होता है, वहां इतने धूल कण निकलते हैं कि शरीर की सुरक्षा प्रणाली उन्हें पूरी तरह निष्प्रभावी नहीं कर पाती। दीर्घकालीन प्रभाव शोथ उत्पन्न कर सकता है, जिनसे रेशम्यता होती है, जिसके फलस्वरूप फेफड़ों को गंभीर नुकसान हो सकता है। इन उद्योगों के श्रमिकों को मुखावरण का प्रयोग करना चाहिए। इस वीडियो में हमने सीखा गैसों का परिवहन, जिसमें हमने पढ़ा ऑक्सीजन का परिवहन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, श्वसन का नियमन और श्वसन के विकार। और इसी तरह हमारा यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।